सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट। ठीक है, वहाँ पर कितनी तरह की सर्विसेज होती हैं? सेंट्रल, ऑल इंडिया एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। बेसिकली देयर आर थ्री ऑल इंडिया सर्विसेज ओनली। IAS, IPS, IROS। इंडियन फॉरेस्ट। ये तीन हमारी क्या होती हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बाकी सब में? द लॉजिक इज सर अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन वर्क आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिक्रूट एंड ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बाकी सारा स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे यू पीपल आर रिक्रूटेड बाय यूपीएससी, ट्रेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अल्टीमेटली सेंट टू द स्टेट, एंड देन स्टेट अपॉइंटमेंट ट्रांसफर जो भी है सब उनके पास होता है। ठीक है, in the course of a career बस ये होता है कि you have to serve union on deputation time to time। जब भी केंद्र आपको बुलाना चाहे वो बुला सकता है। That is only thing। Apart from that आपकी बाकी सारी सेंट्रल जितनी भी सर्विसेज आपकी यूपीएससी में है, apart from these three are central services। For example IRS। In this you are recruited by the union, trained by the union and kept by the union। because you are exclusively for union services only। आप स्टेट के लिए काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि इफ़ यू आर अ टैलेंटेड ऑफिसर द स्टेट कैन आस्क यू फॉर डेपुटेशन। सेंटर से बोल सकती है कि ऑफिसर हमें बहुत पसंद आया, प्लीज़ इसे भेज दीजिए कुछ समय के लिए, वी वांट सम शॉर्ट टू सम मैच टू शॉर्ट आउट। ठीक है, बट दैट रियरली हैपेंस अगर आप टैलेंटेड हैं तो। अदरवाइज जनरली आपकी पूरी जिंदगी सेंटर के पास निकलेगी। ठीक है, लास्टली इज स्टेट सर्विस, जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, जिसमें आपका स्टेट ही आपको रिक्रूट करती है, ट्रेन करती है और अल्टीमेटली सर्व करते हैं आप स्टेट के पास। द ओनली डिफरेंस है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है प्रेसिडेंट का साइन होता है, प्रेसिडेंट का साइन होता है। इस केस में गवर्नर का साइन होता है, बिकॉज गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एट द लेवल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली दिस वाज द लॉजिक। थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा गवर्नेंस सा लगेगा बट है। The starting of this services start with there was a system known as spoils system। क्या मतलब सर हम बता रहे हैं, भैया भी लिखे ही नहीं। एक दो सेकंड वेट तो करो। ठीक है, spoils system basically it was in United States of America। The logic was a top brass around 15% you can say were basically appointed by the rulers। In this case पहले क्या होता, राजा महाराजा होते थे, उससे ऐसा मान सकते हैं। They are used to appoint everyone। If the king changes, everyone at the top changes। क्या आर्मी थोड़ा ना बदलती थी? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मौर्य एम्पायर हटा के गुप्ता एम्पायर आता, गुप्ता एम्पायर ने क्या पूरी की पूरी आर्मी हटा दी? जो मेन आर्मी के लोग थे वो तो वही थे, वो जो टॉप ब्रास कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव जो भी होते थे वो बदलते थे। पर इस केस में स्पॉइल सिस्टम इंडिया में वर्ल्ड नहीं था। दिस सिस्टम ओरिजिनेटेड इन यूएसए। In USA because US is the world's oldest democracy। So whenever the government used to change, they used to change the top brass around 15 to 10% of the top brass। मान लीजिए secretary level, ठीक है, secretary or head of the police, this kind of people who are the top bosses of the government, they used to be changed by the government concerned। इसे बोलते थे हम spoil system। इसके देखिए advantage है disadvantage है। This argument still comes with respect to India। आपने देखा जब भी सरकार बदलती है और वो सर ना है ऐसा IPS में ट्रांसफर शुरू हो जाते हैं। सरकार बदली नहीं, सबसे बदला जाना शुरू। तूने मुझे डंडा दिखाया तो चल बेटा जा, अब तू जाके जेल में सर्व कर। तो ऑल ऑफ अ सडन एज सून एज द गवर्नमेंट चेंजेस देयर इज अ वेव ऑफ ट्रांसफर्स। तो क्वेश्चन ये आता है डज इट डीमोरलाइजेस द ब्यूरोक्रेसी और नॉट? क्या ये करना चाहिए? यहाँ तक बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। देखिए स्पॉइल सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनली परमिट भी नहीं है, बट बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू ट्रांसफर एन अपॉइंटमेंट, सो दे व्हेनेवर द गवर्नमेंट चेंजेस दे चेंज ऑल द IAS IPS। हर डिस्ट्रिक्ट का डीएम वो अपनी पसंद का रखते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का SP अनटिल अनलेस यू आर टैलेंटेड। अगेन ठीक है, टैलेंटेड लोगों की कोई बात नहीं करता, ठीक है, वो तो हर तरह से एडजस्ट करते। टैलेंटेड मतलब समझ रहे हैं, आपने सबके पैक बराबर बनाए थे। आपने केवल बीजेपी का काम नहीं करा, कांग्रेस का भी काम करा, सपा का भी काम करा, सबका काम करा। In that case you are talented। तो गवर्नमेंट कोई भी आए आप नहीं बदलोगे।
there are such people, but apart from majority जो होते हैं, they always change because you serve a government, you serve on the command of the government. As soon as the government changes, you changes. तो एक सही है गलत? That is what I want to ask. क्या लगता है? Again नेता की तरह मत सोचना और सड़क पे चलने वाले की तरह मत सोचना, एकेडमिक की तरह सोचिए. कॉन्स्टिट्यूशन की जो बड़ी बड़ी बातें हमने कही ना, विल ऑफ द पीपल दिस एंड दैट वाला, उस लॉजिक में बोलिएगा. हाँ सर सही है, क्योंकि मतलब जो IAS IPS रहते हैं वो लोग जनता के सेवक रहते हैं, और जो ये रहता है नेता होता है वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है. तो अब रिप्रेजेंटेटिव जो जैसा चाहेगा वैसे ही रन करे, अगर नहीं हो अच्छा लगेगा लोगों को तो लोग लात मार करके निकाल देंगे नेता को अगले साल 5 साल बाद. Everyone agrees with it? कोई counter opinion? कोई counter opinion किसी की है? कोई नहीं है? सर हम ही दे. हाँ तुम ही दे लो counter opinion कर लो. अगर जनता बेवकूफ निकली तो जनता कुछ नहीं हो सकता. इसलिए recording हो रही है. तुम तो कहेगा. Anyway, the logic is ठीक है. Argument बिल्कुल सही है. The argument that is presented, उसके अलावा कोई counter opinion नहीं है. ये तो बड़ी गुंडा टाइप की काउंटर ओपिनियन हुई है. सर ये भी तो हो सकता है जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपना काम जो कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा नेता अपने हिसाब से मेल्ट करना चाहे उसको. This will make more sense when we will talk, when we will go ahead. तो देखिए the thing is 40 सेकंड डाउन हो गया. So we were discussing services under the state and the union. इसमें 3 सर्विस होती हैं, ऑल इंडिया, सेंट्रल एंड स्टेट. ऑल इंडिया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट recruits you, trains you and then send you to the states, जैसे IAS, IPS and forest services. Then the central services, central government recruits you, trains you and keeps you. Ultimately your state services, the state government recruits you, trains you and keeps you. The central union बताओ भाई सेंट्रल यूनियन में क्या फर्क है? सेंटर एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन एक पूरा टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है. हमने पहले ही बात करी है इसके बारे में. सेंट्रल यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. It's a very important word. Recently, Chief Minister of Tamil Nadu, I believe, said कि India is a union of state. और राहुल गांधी ने भी बात बोली थी, पता नहीं कहाँ पे फॉरन में. तो he was made joke of basically वहाँ पे एक IRTS, एक इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस होती है. हाँ. उसका एक व्यक्ति प्रेजेंट था, तो ही काउंटर राहुल गांधी, और राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये थी जितना उसे बताया गया उतना वो बता पाया. ठीक है. उसके बाद बेचारा आर्गुमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाया. Rahul Gandhi was trying to give it cultural connotation. He was trying to emphasize India is a union of state. In that state represent our culture. वो emphasize करना चाह रहा था कि आप देश को एक कलर में रन करना चाहते हैं. You want to run a country in a one fashion. वो नहीं हो सकता. वो आर्गुमेंट था, वो बात अलग है, वो बेचारा प्रेजेंट नहीं कर पाया. गुड स्पीकर नहीं है ना. गुड व्यक्ति हो क्या हो, और नेता क्या होना चाहिए? गुड ओरिएटर. गुड ओरिएटर, बाकी अंदर से कुछ रहे मतलब. वो हमेशा रहा है, इतिहास गवाह रहा है, जो गुड ओरिएटर रहा है वो अच्छा नेता बना है. हिटलर को देख लीजिए, हम भी यही ओरेशन के अलावा उसने क्या अच्छा किया. ठीक है. तो ओरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पॉलिटिशियन. एनीवे, तो कीपिंग दैट असाइड, यूनियन ऑफ स्टेट्स अब थोड़ा समझ में आ रहा है. बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, अनलाइक ब्रिटेन. ब्रिटेन इज अ यूनिटरी कंट्री. दो तरह के सिस्टम होते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल. अभी वैसे मैंने पार्लियामेंट किया नहीं है, तो डिटेल में करेंगे. फेडरल में मैंने आपको बताया, बट इस फेडरलिज्म जहाँ पे पावर एटलीस्ट एट 2 लेवल्स. हाँ, एटलीस्ट 2 लेवल्स. ठीक है. एंड यूनिटरी में क्या होता है? देयर इज ओनली वन पावर सेंटर, जैसे ब्रिटेन में है. और यूनिटरी ऑफन वर्क्स इन अ स्मॉल स्टेट. लेकिन नेपाल जैसी, भूटान जैसी कंट्री में यूनियन चल सकता है, बिकॉज इन देयर इज अ वेरी स्मॉल स्टेट कैन बी इजीली कंट्रोल्ड बाय वन गवर्नमेंट. बट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद टू मच डाइवर्सिटी. दिल्ली में बैठी सरकार तमिलनाडु के लोगों को रिप्रेजेंट करे, गारंटी नहीं है. तो दैट्स व्हाई वी आर अ फेडरल सिस्टम. ठीक है, इस पे डिबेट तो बात की बात. एनीवे, क्लियर यूनियन. ओके. तो वी हैव 3 सर्विसेज, यूनियन, सेंट्रल, सॉरी ऑल इंडिया, सेंट्रल एंड स्टेट. सेंट्रल यूनियन बात एक ही है. हम उसमें पहला सिस्टम बात कर रहे थे स्पॉइल्स का. वी आर टॉकिंग अबाउट spoil system, a system that originated in USA, under which
whenever the government used to change, they used to change the top brass of the departments, and we were arguing whether it is good or bad. First thing, good. देखिए good में again logic was बिल्कुल सही. That is the will of the people. अब मान लीजिए for example, in previous election 2019, Rahul Gandhi promised, if I come to power, I will abolish all the sedition laws. उसने कहा था मैं सेडिशन को अबॉलिश कर दूंगा, आपका यूएपीए को अबॉलिश कर दूंगा और एनएसए को अबॉलिश कर दूंगा, जिसका बीजेपी ने टूल बना के बोला कि ये एंटी नेशनल है. ठीक है, अगर आप देशद्रोह के कानून को अबॉलिश करोगे तो आप भी एंटी नेशनल. बेसिकली दे सेड दैट ही वांट टू प्रोटेक्ट सम पीपल जो इनके खिलाफ है. अगेन आई हैव ऑलवेज सेड इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. टॉलरेंस के ऊपर होता है. इफ अ लीडर इज हाईली टॉलरेंट, वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म के एक्सट्रीम लेवल को भी सॉल्यूशन नहीं मानेगा. बिकॉज अल्टीमेटली सरकार डिसाइड कर रही है ना कि क्या सॉल्यूशन है. पुलिस क्या है? गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव. हमारी तो रिप्रेजेंटेटिव कहने को है बस. ठीक है, तो बेसिकली अब मान लीजिए राहुल गांधी कम्स टू पावर एंड ही प्रॉमिसेस यू टू अबॉलिश दीज थ्री लॉज, सेडिशन, एनएसए एंड यूएपीए. तो क्या उसे करना चाहिए? अब मान लीजिए उसने ऑर्डर दिया अपने सेक्रेटरी को कि भाई इसे अबॉलिश करो, और सेक्रेटरी की ओरिएंटेशन कैसी है? बीजेपी वाली. वो कहेगा मैं नहीं करता. कर सकता है बिल्कुल, उसके साइन के बिना तो अबॉलिश होगा नहीं, पर वो कहेगा मैं नहीं करता. तो इन दैट केस व्हाट इज द टूल अवेलेबल टू राहुल गांधी? चेंज द सेक्रेटरी. तो ये काम वो कर सकता है. He will change a secretary, he will bring a secretary, he will sign on his order. The logic is, okay, people have given the mandate to the party. In this case, Rahul Gandhi represents the will of the people. Same goes to Narendra Modi. When he came to power, पहले एक planning commission हुआ करती थी. सबको पता है? हाँ सर, पता है. एक प्लानिंग कमीशन होती थी, उसे अबॉलिश करके नीति आयोग बनाया गया. उसकी वैसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी कैमरे पे नहीं बता सकता. बट द थिंग इज, so when Niti Aayog was formed, so it's a prerogative of the Modi government. He got the mandate of the people, so he should decide कि planning commission रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए. सीधी बात है ना. So that was the logic one. Counter logic here, it always impact honest people. You are a person who likes to work with the will of the people, ठीक है, but by law. Law says do this, law says do that, you will do that. जब वो opposition में थे, आपने action लिया. केस फाइल हुए, उन पे इन्वेस्टिगेट कर, बहुत प्यारी इन्वेस्टिगेशन करी आपने, एक आध तो जेल में पहुंचा दिए. बट व्हाट हैपेंस एज सून एज द गवर्नमेंट कम, यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर डूइंग द गुड वर्क. एंड बाय सीइंग यू, व्हेन द टॉप बॉस ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी पेनलाइज्ड, तो बाकी नीचे वालों की हिम्मत होगी कुछ करने की. दैट वाज द लॉजिक. ठीक है, तो देयर टू काउंटर लॉजिक्स. क्लियर? अब क्या हुआ? दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग इन इंडिया. आई टोल्ड यू दिस सिस्टम इज ओल्ड. इट इज नॉट इन यूएस एंड नीदर इन इंडिया. तो फ्रॉम दिस वी स्विच टू Weberian model. We switch to Weberian model. This is a model based on rules and procedure based bureaucracy. So he said, देखिए previous system में there were whims and fancies of the ruler. They can come and change anybody. So from that we switch to a system which is rules and procedure based. अब ये सिस्टम इज करंटली इन एक्सिस्टेंस. दैट्स व्हाई यू हैव सीन ना, दिस इज सेम. हाँ, Weberian, Max Weber basically. The logic is that the Indian bureaucrats, whether they do something good or not, they make good files. हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ काम अच्छा हो ना हो, लेकिन फाइल्स बहुत अच्छी बनाते हैं. अगर ₹1 भी खर्च करते हैं तो उसकी भी फाइल बनती है कि ₹1 मैंने खर्च किया था. ठीक है, तो द लॉजिक इज rule and procedure based bureaucracy. This is the current model. Clear? No whims and fancies. If the rule says do this, you will do this. If the rule says does not do this, you will not do that. Clear everyone? अब इसमें now there is an argument. Basically this also, इसके लिए advantage भी disadvantage भी. The biggest advantage is the rule of law. The biggest advantage is, सब समझते हैं rule of law? हाँ सर. एक ही आवाज है, बाकी लोग क्या नहीं समझते? अच्छा, फंडामेंटल राइट नहीं किए होंगे आप लोगों ने. आर्टिकल 14 में आर्टिकल 14 किसने नहीं किया है? आप लोग तो थे शायद. आप नहीं थे ना? आप भी नहीं थे. आज देखिए रूल ऑफ लॉ बेसिकली लॉजिक होता है that the law is supreme.
अगर प्रधानमंत्री बिना मास्क के जाते हैं तो उनका भी फाइन होगा अगर कॉमन मैन का हो रहा है। द सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ। हु गेव दिस कॉन्सेप्ट इन क्लास 10 की? कुछ डाइस करके नाम था, एबीडी से। He emphasized on this concept, rule of law, meaning no one can be punished without the authority of law. No one can be punished without the authority of law. आप पानी पीते हुए सड़क से जा रहे, कोई पुलिस वाला आपको पकड़े हुए जेल में नहीं डाल सकता, because drinking water in a public place is not a crime. लेकिन smoking at a public place is a crime, तो उसमें फाइन हो सकता है, imprisonment भी होती है अगर फाइन नहीं पे कर पाओ। So that is rule of law. If you violate the law, then only you can be punished. Without violation of law, you can never be punished. Clear everyone? That was the rule of law. So, rule and procedure based bureaucracy leads to a rule of law. Rule says that, for example, a DM has to come to the office for Jan Sunwai, then he will come. उसका चाहे मन ना हो, बीमार हो, पर उसे आना पड़ेगा क्योंकि रूल से, otherwise disciplinary inquiry will be set up. And इसीलिए always remember, I always say, आपने सर सिटीजन चार्टर पढ़ा है किसी ने? गवर्नेंस में हुआ है? हो गया? और कौन कौन अटेंड करता है गवर्नेंस की क्लास? सिटीजन चार्टर हुआ है? यस सर। ठीक है, देखिए सिटीजन चार्टर क्या होता है बेसिकली? डॉक्यूमेंट ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट। एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज सपोज्ड टू पब्लिश अ चार्टर जिसमें वो लिखेंगे मैं कौन कौन सी सर्विस देता हूँ, कौन जिम्मेदार है, उसका नंबर, अगर वो टाइम पे डिलीवर नहीं करता तो आप किसके पास जा सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अभी क्या होता है, आप मान लीजिए आप जाते हैं सर्टिफिकेट बनवाने, कास्ट सर्टिफिकेट, व्हाट हैपेंस, वो कहता है ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, बट एक बार इसमें सिटीजन चार्टर में टाइम लिमिट होगी, मान लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी मेड इन 7 days। अगर ये नहीं बनता तो द ऑफिसर हैज टू एक्सप्लेन कि क्यों नहीं बना इन रिटर्न, तो यू आर टू मच पावरफुल, इसीलिए कोई सरकार चलाती नहीं। अच्छा, मतलब आया ही नहीं। 2011 में इसका एक बिल आया था केंद्र पार्लियामेंट में जो पास नहीं हुआ, उसके बाद स्टेट्स में है पर उतना पावरफुल नहीं है, वो नाम के लिए सिटीजन चार्टर है। ठीक है, आगे उसमें नंबर गलत होते हैं, अथॉरिटी गलत होती है, वो अपडेट करता नहीं उन्हें, और किसी को पता भी नहीं कि ये है। तो द मोस्ट पावरफुल टूल, अगर ये आ जाता है तो हु विल बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन? यू। और सरकार पसंद नहीं करती ना जब जनता ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल शायद मैंने पहले बताया था, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अभी आप जाइए, आपका चालान वगैरह हो जाए, पुलिस स्टेशन चले जाइए, वो इधर से तो भगा देते हैं, उसके पास जाओ उसके पास जाओ, वो कैंसिल करेगा वो कैंसिल करेगा। सेम थिंग हैपन, मेरा लाइसेंस उन्होंने सस्पेंड किया 3 महीने के लिए, सीट बेल्ट का वॉयलेशन था। मैंने आरटीआई लगाई तो उसके बाद से मुझे पूरे दिल्ली में जितने थाने सबसे कॉल आता रहा, कभी किसी डीसीपी ऑफिस से, कभी किसी डीपी, और वो लोग भाग रहे थे पता करने के लिए कि मेरे लाइसेंस किस अथॉरिटी के पास है। दैट इज द पावर आई गॉट बिकॉज ऑफ आरटीआई। मैंने घर से बैठे बैठे ऑनलाइन आरटीआई लगाई और उनको भागना पड़ा इधर से उधर टू फाइंड कि मेरा लाइसेंस किस अथॉरिटी ने वो कहते हैं कैप्चर किया, किसके पास से रिलीज होगा। सारा काम उनका था, मैंने कुछ नहीं किया, बस मुझे फोन में पूछते रहते सर आया आया नहीं आया नहीं आया। यू गेटिंग माय पावर? दिस लीगल पावर एम्पावर्स यू। और ये किसका एग्जांपल है? रूल एंड प्रोसीजर बेस्ड ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि वंस अ रूल हैज बीन मेड दे हैव टू ओबे द रूल, एंड इफ दे विल नॉट ओबे द रूल दे विल बी penalized। अब इसका काउंटर आर्गुमेंट होता है। काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि टू मच रिजिडिटी। आपने शायद सुना होगा कभी लाल फीता शाही, रेड टेप। रेड टेपिज्म क्या होता है? रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा इंटरफेरेंस प्राइवेट सेक्टर में। रूल्स को फॉलो करना था। हाँ, रूल्स को फॉलो करना होता है। सर ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते, रेड टेपिज्म वाले। इकोनॉमिक्स में रेड टेपिज्म तुम्हें किसने पढ़ाया? नहीं सर, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म पढ़े थे ना। हाँ हाँ। तब सोशलिज्म कम्युनिज्म में सर पढ़ाए थे कि रेड टेपिज्म ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि अच्छा उन्होंने ये तो सपोजिशन, ये तो एक प्रकार का अजम्पशन हो गया, ये जो थोड़ा ना बढ़ जाता होगा। कौन फोन चला रहा है? क्या होगा? एनीवे, रेड टेपिज्म का लॉजिक क्या होता है? देखिए, आपने कभी कोई सरकारी फाइल देखी है क्या? कोई सरकारी फाइल देखी है किसी ने? उसके ऊपर एक रेड टेप, उससे नाम बना है इसका रेड टेपिज्म, कि वो रेड टेप कभी हटती ही नहीं उससे। ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, जॉर्ज फर्नांडिस आई बिलीव,
डिफेंस मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था, सर्कल ऑफ ऑर्बिट। जैसे एक प्लैनेट होता है ना, प्लैनेट के पास क्या होता है, आपने देखा प्लैनेट व्हेनेवर सैटेलाइट कम, सैटेलाइट समझते हैं, नेचुरल सैटेलाइट जो हमारा मून है जैसे, तो वो हमारे प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। उसी तरह उसने बोला फाइलें जो होती है ना, वो सरकारी डिपार्टमेंट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, वो उसके ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल पाती। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगी, पर हमें उससे बाहर निकालना होता है। बेसिकली द सेवन चार्टर गिव्स दैट if it is enacted the government officer will be less powerful and you will be more powerful। इसीलिए सरकार लाती नहीं है, nobody likes power। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, it will go to a bit to ethics also। एथिक्स में देखिए आप एक कंसेप्ट पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, आई विल नॉट टीच दैट इन डिटेल, आप वहां पढ़ना इमोशनल इंटेलिजेंस। अब द आर्गुमेंट कम रूल एंड प्रोसीजर बेस्ड ब्यूरोक्रेसी बट इट नेगेट्स इमोशंस। मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं आई दिखती, मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे नेगेटिव इमोशन आ रहा है शक्ल दिखती, आई विल नॉट डू द वर्क, बट बिकॉज आई एम बाउंड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर आई हैव टू वर्क। अब तो ये चलो मजाक में हो गया, पर मान लीजिए यू आर अ कास्टिस्ट पर्सन और यू आर फॉर एग्जांपल सेक्सिस्ट पर्सन, सरकार का ऑर्डर है कि सबको बराबर में समान डिस्ट्रीब्यूट, जब आपने लड़की देखी ना निकल लो बेटा, घर में बीवी से पिट के आए थे तो उसका आपने काम नहीं करा, दैट कुड बी देयर इमोशंस। So rule and procedure based bureaucracy rule out emotions, especially negative ones. So that's an advantage. But अब ये recent evolution हुआ है emotional intelligence का. This concept is very important. UPSC हर बार से सवाल पूछता है. concept समझ में नहीं आया क्या, तो इसमें emotions का क्या है? किसमें? rule of law में. Rule of law emotion को negate कर रहा है. Role नहीं है, वो उसे हटाता है. तो अच्छी बात है सर, मतलब हाँ, अच्छी बात है. बिल्कुल अच्छी बात है, पर बुरी बात भी तो है. अभी देखते हैं ना कैसे है बुरी बात. With respect to efficiency, it has been found all the government administration they are basically involved in file making। मैंने जैसे आपको बताया ना, 1 रुपए भी खर्च कर रहे हैं तो उसकी किताब बना रहे हैं, उसके लिए 3 लोगों से अप्रूवल लेके आ रहे हैं कि मुझे 1 रुपए की पेंसिल खरीदनी। तो दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस रूल एंड प्रोसीजर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। सरकारी ऑफिसर सिर्फ इतना काम होता है, वो ये ध्यान देते हैं कि किसी भी तरह फाइल पूरी बन जाए, चाहे सड़क बने या ना बने। The practical implication, देखिए on theory it appears a very good idea, but practically it has been a problem because the government office focuses on making file rather than doing the work। उनका majority आप देखिएगा DMVM का देखना, उनका majority of the time ना उनका कैसे निकलता है, फाइलें साइन करते हैं। अब आप फाइलें पढ़ रहे हो, साइन कर रहे हो, और आपको डर भी होता है गलत फाइल साइन हो गई, उसमें कुछ और लिखा था आपने पढ़ा नहीं, तो अल्टीमेटली आप पे कभी भी केस खुला तो आप गए, तो डर भी रहता है। That's why मैंने जैसे प्रीवियस क्लास में इकोनॉमिक्स की क्लास थी, देयर ना ये वन चैलेंज दिया, मैंने उन्होंने ढूंढ के लाने को कहा था, एक कोई भी एक आई है जिसने कोई इनोवेटिव आइडिया दिया हो। जैसे हमारे पास यूआईडी है, ये आधार कार्ड, किसने दिया था ये आइडिया, किसका, कौन इज द पायनियर ऑफ यूआईडी? नंदन नीलेकणी, नाम सुना है ना, टीसीएस चेयर। ये आधार का आइडिया, आपका मनरेगा का आइडिया, आपका मिड डे मील की आइडिया, these were basically performed by a scholar like Jean Drèze। Jean Drèze is a Belgian economist। कहाँ रहता होगा वो? इंडिया में स्लम्स। स्लम्स में रहता है, आपको बताया था ना। अब पहले मुंबई स्लम्स में रहता, दिल्ली में आ गया। Everyone does not love money। He is that much powerful that he has formulated policies for the government। और उसके joint article आते हैं Nobel laureate अमर्त्य सेन के साथ, and still he lives सिंपल से एक शर्ट पैंट और चप्पल में मिल जाता, कहीं भी घूमता हो, ठीक है। That's the, हर किसी को प्यार नहीं होता पावर होने से, but that is the logic you're getting। अगर आप too much rule based bureaucracy पे जाते हैं तो it lead to rat tapeism, focus on file making rather than doing the work, and that is why most of our bureaucracy is not innovative। Innovation का टाइम तो छोड़ो उनके पास, क्योंकि innovation के लिए टाइम चाहिए होता है, एक आइडिया को बनाने के लिए जिंदगी निकल जाती है। आप में से किसी ने पल्स कैंडी खाई है? टॉफी कितने साल लगे थे उसे बनने में, पता है किसी को? कितने? वो 3 साल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बनी थी वो। उसमें करना क्या था, तो छेद करना था, मसाला बनना था। उसमें है क्या, हैव यू सीन दैट? 2 साल पे एक छेद है और अल्टीमेटली मसाला है बीच में। बट फॉर डूइंग दैट 3 साल की रिसर्च लगी। टू कंसेप्चुअलाइज एन आइडिया कि स्लाइवा कैन गो इनसाइड एंड कम बैक इन अ फॉर्मेट, उसके लिए 3 साल रिसर्च करी गई। जो आइडिया आज आपको ऑब्वियस लग रहा है, किसी जमाने में वो इम्पॉसिबल था। टायर को बनाना आज तो कितना कॉमन सेंस है यार, टायर, रोलिंग व्हील, बट कभी तो ये इम्पॉसिबल टास्क था, किसी ने इन्वेंट किया।
ट्यूबलाइट आज कितना इजी टास्क लगता होगा, लैपटॉप आज कितना इजी टास्क लगता होगा। तो गेटिंग माय पॉइंट, आइडिया इनोवेट करने के लिए टाइम लगता है। उस टॉफी में छेद करके मसाला भरने के लिए 3 साल लगे थे। गॉट द पॉइंट? So that's why we have now the last evolution is emotional intelligence. It basically says that emotional intelligence means a person who is able to understand one's emotion, सामने वाले के emotion, and differentiate them and use that emotion to the potential, highest potential. मतलब मैं अपने emotion समझूं, आपके समझूं, और उसके बाद आपके emotion का इस्तेमाल करके मैं आपसे maximum output निकालूं। एक टर्म होती है, आप सबको पता ही होगा, क्या? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, IQ, सबने सुना ही? तो इट इज नाउ सेड दैट EQ, इमोशनल क्वोशिएंट, इज ग्रेटर देन IQ। क्लियर? तो दिस इज द फाइनल इवोल्यूशन। थोड़ा सा इसमें एथिक्स आ गया, थोड़ा सा गवर्नेंस आ गया, बट बेसिक हमारा लॉजिक था टू अंडरस्टैंड सर्विसेज अंडर द यूनियन। अब हम आते हैं जो मेन कोर पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी। व्हिच आर्टिकल डील्स विद सिविल सर्विसेज? किसी को पता है? कभी पढ़ा है? कौन बोला? Which one? 357। 314। वो तो यूपीएससी का होगा। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में 309, then we move to 310, sorry 310 and ultimately 311. These articles we will discuss in detail. 310 says, देखिए 309 को भूल जाइए, 310 says क्या कहता है? Pleasure doctrine. It establishes pleasure doctrine. It establishes what? Pleasure doctrine. Meaning you serve at the pleasure of president. The state person serves at the pleasure of governor. ये वैसे ब्रिटिशर्स लाए थे, आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हिस्ट्री में। So at that point of time, this pleasure doctrine came. The governor general at that point of time, he had the pleasure to remove anyone from the service. You were serving on the will and fancies of the president. आपको appoint कौन करता है? To counter this pleasure doctrine, we have Article 311. This is important. Article 311. It provides some protection. It says that you will work on pleasure, but it also says that rule of law रहना चाहिए. If you are being removed from the service, then you have the right to fair hearing. भाई सुन तो लो मेरी बात, निकालने से पहले मुझे expand that logic. Article 311 provides that no officer in the service of the state can be removed by an officer subordinate to the one that appointed him. समझ में आया? No officer in the service of the state can be removed by an officer subordinate to the one that appointed him. आपको कौन अपॉइंट करता है एज एन IAS? प्रेसिडेंट। आपको कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट। एंड दैट्स व्हाई एन IAS enjoyed too much security. और सिक्योरिटी आपको किसी पर्पस से दी गई। When India got independent, तो सिविल सर्विसेज पे आर्गुमेंट आया था, इसे रखे या नहीं रखे। As I told you, हमारा जो करंट सिविल सर्विस का सिस्टम है वो अंग्रेजों ने बनाया था फॉर देयर पर्पस। आपकी जो DM SP की व्यवस्था है, बेसिकली दीज वर मेड द DM and SP देखिए इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पुलिस एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड DM इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, मोर पावरफुल देन पंचायत देमसेल्व्स, जो कि गवर्नमेंट बॉडी, जो कि सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की बॉडी है, होना उन्हें पावरफुल चाहिए। डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी थोड़ा ना पावरफुल होती है, क्या पावरफुल होता है? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। पर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उल्टा है हमारा। क्यों रखा गया था? बिकॉज देखिए इसमें दो लोगों में डिस्प्यूट हुआ था बहुत बड़ा। when India got independence and we had a question at hand कि shall we keep this civil services or not, मतलब current model of civil service. So there were two opinions. One was Nehru's and another was Atal Bihari Vajpayee। अच्छे से बोलो। नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल, exactly. The Iron Man of India as well as the father of who? Father of किसी के तो बच्चा किसी के तो पापा रहे होंगे, वो बात नहीं, the father of civil services, क्योंकि इन्होंने बचाया था सिविल सर्विसेज को बेसिकली। तो दिस क्वेश्चन केम, नेहरू वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ सिविल सर्विस, क्योंकि यही सिविल सर्विसेज ने
इंडियंस को डोमिनेट किया था। इसीलिए देखिए आज भी रूरल एरियाज में खाकी की इतनी इज्जत क्यों होती है, डरते हैं, सॉरी इज्जत तो गलत वर्ड है। नहीं सर, देखिए यूपी बिहार या झारखंड बेल्ट में ये सिविल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू अभी भी, क्योंकि एलिट क्यों दी जाती है? पावर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा दी जाती है। एक कॉमन व्यक्ति जब एक खाकी को देखता है तो उसे डर पहले आता है, रिस्पेक्ट बाद में। दिल्ली की बात अलग है, मैं रूरल एरियाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। माई बाबू हाँ वो जो भी सीन है, बट द लॉजिक इज वो जो मेंटालिटी है उस खाकी की, द खाकी इज स्टिल एसोसिएटेड विद द रूरल ऑप्रेशन। चेंज करना है तो सबसे पहले खाकी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव टू चेंज द कलर व्हिच इनसाइड्स कॉलोनियलिज्म। मैं खाकी मतलब सर्विस अबॉलिश करने को नहीं, वर्दी बदलने होगा, कोई और कलर की ले लो, ठीक है, कहीं तुम बुरा मान जाओ, ठीक है। तो he emphasized that Indian civil services is neither Indian nor civil nor service. Nehru famously said Indian civil services is neither Indian, अंग्रेजों ने बनाई थी, nor civil क्योंकि ऑपरेशन करती थी, और ना ही सर्विस है, ठीक है। तो इंडियन सर्विस में तीनों में से कुछ भी नहीं है, बट वल्लभ भाई पटेल insisted on it. The logic of Vallabh Bhai Patel was कि we need strong service to control but rebellions. क्योंकि आजादी के वक्त we were integrating states ना, तो there was a fear that they may go away. इसीलिए तुमने सेंटर को पावर ज़्यादा दी है कॉन्स्टिट्यूशन में. Same was the logic. So he kept this civil services DM वाला logic was to control the states and in this case control the district system. कि अगर कोई rebellion हो तो SP को ऑर्डर किया जाए, SP परवाह ना करे जनता की, डंडे बजवाते थे. और कमाल की बात यह है, ये सिस्टम किन्होंने बनाया था? अंग्रेजों ने. उनकी सिस्टम रिफॉर्म है. उनका देखिए लोएस्ट ऑफिसर होता है कांस्टेबल और टॉप बॉस होता है वो होता है चीफ कांस्टेबल. नाम से बहुत फर्क आता है. व्हाई आई एम सेइंग कि ड्रेस बदलनी चाहिए, यूनिफॉर्म बदलनी चाहिए, बिकॉज जो कहा जाता है न्याय केवल करना जरूरी, दिखना भी चाहिए हो रहा है. सेम गोज हियर. जब उन्होंने नाम रखा लोएस्ट का कांस्टेबल, टॉप का चीफ कांस्टेबल, तो इट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ यूनिटी. अभी क्या होता है, क्लास डिफरेंशिएशन बन जाता है कि आप एसएससी से है, अच्छा आप फिर यूपीसी तो जो ये जो क्लास डिफरेंशिएशन हमने बना लिया है, दैट्स द बैड थिंग. अनदर थिंग गुड विद द यूके जिन्होंने हमारा सिस्टम बनाया, द थिंग इज आप उसमें लोअर लेवल से एंटर करते हो एंड यू राइज टू द टॉप. These kind of reform they have initiated, we are unable to do. और most important, their police is independent from the government. इसीलिए वहाँ के प्रधानमंत्री का भी फाइन कर सकती है उनकी पुलिस, हमारी नहीं कर पाती. You getting my point? So ठीक है, वल्लभ भाई देखिए अगेन आई एम सेइंग वल्लभ भाई पटेल का उस समय आर्गुमेंट सही था. तो उस समय we needed a strong bureaucracy to control the India. पर अब नहीं, अब तो we are 75 years mature, 75 साल का बुढ़े हो चुके हैं, काफी मैच्योर हो गए, तो अब नहीं लगता कोई जाने वाला है देश छोड़ के. So in that scenario, बुरा मत मानिएगा, but again I think it is the high time to abolish the services. नहीं सर, तो तुम्हें बुरा लगा ना? देखा, this is the problem. अपने बारे में सोचो, देश के बारे में सोच लो. क्या गारंटी है तुम्हारा बच्चा आईएएस बनेगा? तुम बन भी गया तो क्या गारंटी तुम्हारा बच्चा आईएएस बनेगा? मान लो उसे मीडिया में जाने का शौक हो, उसे देश की सेवा करने का शौक हो, पर तुम्हारे दोस्ती उसे जेल में डालेगा, ओहो एनएसए में चल अंदर. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द थिंग इज, जैसे गोदी मीडिया के केस में कहा जाता है, ये लोग आज जो सरकार की चपलूसी कर रहे हैं, इमेजिन करिए कल क्या होगा अगर गलती से उनके बच्चे हुए. ठीक है, वो तो जाएंगी एनीवे. एक चीज की बात होती है क्या? अबे तुम तो टेक्निकलिटीज में चले जाते हो, कंसेप्ट इसका ये न्यूज़ सुन रहे अभी एनडीटीवी का भी शेयर्स बिक रहा है. हाँ, तो फ्री मीडिया किसे पसंद है? अगर आप मिडिल क्लास, तो आई हैव टोल्ड दैट मल्टीपल टाइम्स, द ओनली थ्रेट टू इंडियाज डेमोक्रेसी इज इंडियाज मीडिया. कोई अल्टरनेटिव है ना सिविल सर्विस का? नहीं, सर्विसेज रहेंगी ऑफ कोर्स, सरकार तो चाहिए ही चाहिए, सर्विसेज रहेंगे. आई एम सेइंग करंट जो पैटर्न ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है वो नहीं होना चाहिए, खासकर पुलिस में नहीं होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए सर? पुलिस में जैसा नॉर्मल केस में होता है, लोएस्ट लेवल पे रिक्रूटमेंट एंड बेस्ड ऑन द एविडेंसेस ऑफ टैलेंट. जितना ऊपर आता है, आप कांस्टेबल लगो, उसके बाद आप चीफ कमिश्नर तक जाओ, नोबडी इज स्टॉपिंग यू. बट टैलेंट, अभी टैलेंट नहीं होता. अभी प्रॉब्लम क्या है, आप एक लेवल के बाद प्रमोट हो ही नहीं पाते और प्रमोशन बहुत स्लो होता है. अगर मान लीजिए आप लोअर लेवल पे आए हैं, आप एसएचओ से ऊपर नहीं जा पाएंगे.
लेकिन टैलेंट के बेसिस पे सिलेक्शन तो लेते हैं ना। किसके बेसिस पे? ओपन अरे दैट इज नॉट द पॉइंट यार, कंपटीशन की बात है। द पीपल यू आर रिसोर्सफुल, एक कॉमन व्यक्ति रिसोर्सफुल होगा। और एक और फायदा होता है, देखिए ये सेम आर्गुमेंट एजुकेशन में भी आता है। हमने बात की सरकारी प्राइवेट वाली। सरकारी स्कूल को बुरा माना जाता है, कॉलेज को अच्छा माना जाता है। अबाउट परसेप्शन, आप बोलो मैं सरकारी कॉलेज से आऊँ, पीपल विल थिंक लाइक हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा मेहनत करके गया होगा। अब आप सरकारी स्कूल से आए ये वहाँ पे कंपटीशन से जाते हैं सर। अगेन द आर्गुमेंट इज, जैसे ये सेम आर्गुमेंट आता है आपका आईटीआई का। तुमको पता है व्हाट इज आईटीआई? देखा, यही तो रीजन है। ठीक है, आईटीआई सर। आरटीआई आईटीआई हाँ सर, मतलब ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। अलग-अलग कोर्स होती है सर, उसमें स्टेनो वगैरह भी होता है। आईटीआई का लॉजिक ये है, जैसे जर्मनी में होता है, व्हाट हैपेंस इज वोकेशनल ट्रेनिंग भी बोलते हैं इसमें। Yes, sir. व्हाट हैपेंस इज एवरी ग्रेजुएट देयर दे हैव अ वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर आप सिविल कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, तो आपसे ब्रिक्स भी ले करवाई गई होगी। यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ लेइंग ब्रिक्स एंड फिक्सिंग दैट। 2 इयर्स का। अभी क्या होता है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस इज आप 12वीं करते हैं, सीधा आप डिग्री करते हैं, तो आपको जो बीच का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो आप अपने से नीचे वाले को नीची नजर से देखेंगे। यू विल बी लाइक मैं डिग्री करके आया हूँ, तू आईटीआई करके आया, तू मेरे से नीचे काम कर रहा है। यू विल स्टैंड लाइक। सेम लॉजिक गांधी का था ना। गांधी क्यों अपना घर साफ करता था? उसे मजा थोड़ी ना आ रहा था घर साफ करने में। ही वांटेड टू एम्फसाइज दैट वर्क इज एज इंपॉर्टेंट एज लीडिंग द कंट्री। देश को लीड करना उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना उस घर को साफ करना था। वो भी मैंने खुद करा। और एक और रीजन है कास्ट का रीजन था। ही वांटेड टू एम्फसाइज आई एम फ्रॉम अपर कास्ट, फिर भी अपना घर ही साफ करूंगा। लोअर कास्ट का काम नहीं है ये, सबका काम है। इसलिए मोदी जी ने जो गांधी जी को फेस बनाया ना स्वच्छ भारत का, इस लॉजिक से बनाया। क्लियर? तो दैट इज द लॉजिक। अगेन आपकी साइड है, जो चाहे करना, बट इन आई वुड सजेस्ट मॉरलिस्टिक स्टैंड लेके चलना सिविल्स में, किसी भी एथिक्स के पेपर में खासकर। दैट इज अ टाइम, इट इज अ हाई टाइम टू अबॉलिश करंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड वी शुड इंस्टीट्यूट आवर इंडिजिनियस सिस्टम। जो खुला छोड़ देना, ठीक है, जो बनाना है बनाओ, लेकिन एक सिस्टम बनाओ जो प्रो पीपल हो, प्रो गवर्नमेंट है। अभी का जो सिस्टम है प्रो गवर्नमेंट है। डीएम और एसपी किसको सर्व करते हैं? सरकार को सर्व करते हैं, आपको नहीं। ठीक है? मार्क्स और अच्छा मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। एथिक्स के पेपर में ये तो क्या क्या माननी होती है? तुम्हें बड़ी गौरव होगी एथिक्स के पेपर में। एक काम करना, मैं तुम्हें की रूल देता हूँ। जब एथिक्स का पेपर तुम लिख रहे हो ना, कोई भी चीज तुम्हारे दिमाग में उसको उल्टा लिख के आना। ये बात बहुत बढ़िया लगी। ये कुछ अच्छा था। नहीं करते उसको भी उल्टा ऐसे। लिख के आ जाना, पक्का अच्छे बात से लिखे। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट टू फेल। हम नीट कर रहे थे ना सर, तो ना नीट का पेपर सॉल्व कर रहे थे। करंट स्ट्रक्चर। वहाँ पे भी जो सर बोल रहे थे ना, ब्रिटिश स्ट्रक्चर। अगर वहाँ पे भी सर बोल रहे थे बोलो। नीट का पेपर सॉल्व करते थे ना, तो सर बोलते थे अगर 2 ऑप्शन में तुमको दिक्कत होगा ना दिल, तो तुम जिसमें ज्यादा श्योर हो ना उसको मत करके दूसरा ऑप्शन पे जाना। तो सब पहचान जाते। तो आर्टिकल 311 प्रोवाइड्स यू फर्स्ट प्रोटेक्शन इज, आपको वो ऑफिसर रिमूव नहीं करेगा जिसने आपको अपॉइंट किया, उससे नीचे हो। ठीक है, तो यू हैव टू मच प्रोटेक्शन पहली केस। तो फर्स्ट इज। सेकंड इज, आपको रिमूव अगर करना भी है तो उसके लिए पहले एक इंक्वायरी बैठेगी। There will be a disciplinary inquiry which will investigate the issues and after only that you can be removed. But one exception है, the president or the appointing authority can remove you in national interest वाली बात होती है। Meaning जैसे अभी हुआ था, अभी this happened in case of Jammu Kashmir. Jammu Kashmir में a lot of civil servants were terminated by the governor of Jammu Kashmir. The logic he presented was those were loyal to the separatists. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटा है, तो देयर इज अ वेव ऑफ रिसेंटमेंट इन जम्मू कश्मीर। अब देखिए सिविल सर्वेंट आसमान से थोड़ा ना गिरे, आए हैं तो स्टेट से आए होंगे, वो उसी समाज में रहते हैं। द रीजन सेम लॉजिक अप्लाइज इन 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था? आपने पढ़ा 1857 का रिवोल्ट? हाँ, उसमें लॉजिक क्या था? दोस पीपल बेसिकली आर एम्बेडेड इन द सोसाइटी। सोसाइटी से एम्बेडेड, सेम बोलते कि हर चीज स्टार्ट आपसे ही होती है। दैट्स व्हाई गांधी हैज चेंज, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। उन्होंने इसलिए बोला सब कुछ आपसे ही शुरू हो रहा है। जिस समाज में आप पैदा होते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, वैसे ही काम होता है। पुलिस वाले आसमान से नहीं गिरते हैं, वो भी आप ही के बीच में से निकले हैं। तो द काइंड ऑफ ओरिएंटेशन द बायसेस यू होल्ड दे होल्ड, एंड व्हेन दे गो इन द गवर्नमेंट दे मेक द गवर्नमेंट बायस। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर इन प्रिजन्स आर माइनॉरिटीज एंड लोअर कास्ट। मेजॉरिटी हमारे प्रिजनर्स जो हैं वो आपके माइनॉरिटीज में से है, लोअर कास्ट, अपर कास्ट रेयर मिलेगी। फर्स्ट थिंग।
सेम लॉजिक अप्लाइज इन यूएसए। यूएसए में जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ ब्लैक्स हैं, क्योंकि आबादी कम है उनकी। वाई? बिकॉज यू होल्ड अ बायस। जैसे यूएस में अगर ब्लैक व्यक्ति दिखता है तो आप ही केस में होता है ना, क्या होता है, ब्लैक व्यक्ति दिखता है तो आपको लगा गांजा ही बिक रहा होगा ये, अरे अफ्रीकन टाइप के, ऐसा तो नहीं है सर, आपको नहीं लगता? पक्का? That's a good thing. But the thing is, in US is whenever they see a black person in a white neighborhood, they see that that person must be involved in illegal crime. A biased orientation has developed, and that's why the chances of a black person getting shot by the police in US is 3 times higher than a white person. मतलब white person जा रहा है तो शायद उसे चेक भी नहीं करना चाहिए, वो ऐसे बंदूकें लगा के जा रहा होगा। But if a black person is walking, they will check, frisk him out. और इट वर्क्स ऑलवेज। ये मत सोचिएगा कि हम यूएस को बदनाम कर रहे हैं, इट वर्क्स एवरीवेयर, हर जगह वर्क करता है। क्लियर है बात? तो इन दैट केस नेशनल इंटरेस्ट, अगेन द थिंग इज, तो हमने क्या चीज समझी, यू ऑल सर्व एट द प्लेजर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इन दिस केस योर केस प्रेसिडेंट और गवर्नर, व्हाटएवर मे बी द केस, एंड यू कैन बी रिमूव ओनली बाय दैट पर्सन। ठीक है? अगर स्टेट सर्विस में तो आपको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, कर सकता है, बिकॉज़ व्हाट आई सेड, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। बट यूजुअली गवर्नर ही रिमूव करता है, ऑर्डर देता है गवर्नर को रिमूव कर दो। ठीक है? एंड सेकंड, इफ यू आर रिमूव, अ इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड व्हिच विल प्रूव कि इट इज अ फिट केस फॉर रिमूवल। एंड उसमें एक्सेप्शन क्या है, अगर गवर्नमेंट रिटर्न में देती है तो 2 चीजें, पहला कि इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकती, they will set up an inquiry that will give a written recommendation कि it is not feasible to conduct the inquiry, तो वो टर्मिनेट कर देगी बिना इंक्वायरी के। एंड सेकंड चीज, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात है, मतलब नेशनल इंटरेस्ट मतलब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कहने का मतलब। क्लियर? तो जो अभी टर्मिनेट किए गए हैं जम्मू कश्मीर में बहुत से सिविल सर्वेंट, वो किस आर्गुमेंट में किए गए हैं? नेशनल इंटरेस्ट और द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, बिकॉज द गवर्नमेंट थिंक्स दे आर नो लॉन्गर बिलीवेबल पीपल। सरकार को वो लोग चाहिए सरकार के लिए काम करे। मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप लोगों, सरकार यूपीएससी क्या चुनना चाहती है? एडमिनिस्ट्रेटर, रिवोल्यूशनरी नहीं। तो हमेशा सरकार को जब भी क्रिटिसाइज करें तो ऑलवेज यूज वेरी सॉफ्ट वर्ड, मे बी, कुड बी, सैड, जो भी बोल रहा हो। ये बोलने की वजह सारे चोर हैं, जैसा हमारे अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, बोलिए एवरीवन इज इनएफिशिएंट। चोर मत बोलिए, इनएफिशिएंट, उसमें मे भी लगा दो और भी कर दो। ठीक है? क्लियर है? तो नॉट एवरीवन, सम मे बी, हर कोई तो नहीं होता है, बट द थिंग इज कुछ लोग ही इमेज बना देते हैं ना। अब जो भी है क्या कर सकते हैं। पुलिस वालों के बारे में कहा जाता है उनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, ऐसा थोड़ा है कि पुलिस वाले के आसमान से गिरे चिल्ला देंगे। बट द थिंग इज परसेप्शन बन गया तो बन गया। सेम आर्गुमेंट इफ यू रिमेंबर, हमने बात की थी परसेप्शन के बारे में वुमेन्स के केस में, जो वुमेन्स हैव बीन अलाउड इन कॉम्बैट रोल इन मिलिट्री। हमने बात की थी आर्टिकल 50 में डिस्क्रिमिनेशन में, दे वर इनिशियली डिनाइड कॉम्बैट रोल इन मिलिट्री। अब सुप्रीम कोर्ट ने, कौन सा केस था, कौन सा केस था? आपको कैसे पता? आपको फंडामेंटल राइट नहीं की? अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट बबीता काम पुनिया। करना चाहिए सर इसी भाई तो एक बार अकेले जाता है, क्या अकेले जाता है घर ऐसे सीधे घेर लिखा, बता रहा हूँ, थोड़ा संभल के जाइए। एनीवे, क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज है। तो बेस्ट ये रहेगा, इट्स अ हाई टाइम, दैट्स अ सब्जेक्टिव ओपिनियन, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट्स अप टू यू, बट द थिंग इज इट्स हाई टाइम वी शुड रिफॉर्म इट, फॉर नॉट यू, फॉर योर किड्स मे बी। जरूरी नहीं हर कोई आईएएस बने, बट हो सकता है हर कोई रवीश कुमार बन जाए। अब तो भी लगता है जाने ही वाला है सर, पता नहीं, तो छोड़ देगा यार सिस्टम, और क्या होता है। एनीवे, क्लियर? लिख लेते हैं फिर से। इसके बाद वी विल डू आखिरी पिलर ट्राइब्यूनल्स। आखिरी पिलर मत भूलो, जब तक लोग सड़क पे हैं आखिरी पिलर नहीं गया, रिमेंबर दैट। इसके बाद हम ट्राइब्यूनल्स करेंगे। लिखिए फिलहाल, सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट, सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट। देखिए, इनिशियली there used to be kings,
there used to be kings who used to appoint kingsmen. Kingsmen at the whims and fancies. At the whims and fancies. Whims मतलब desired है वो सनक, whims and fancies. Full stop. ठीक है. मतलब kings used to appoint the kingsmen at their whims and fancies. जब मन करा appoint किया, जब मन करा हटाया वाला कुछ. Next point. Next point. Spoils system in US. Spoils system in US allowed the appointment of the top brass BRASS in civil services. Top brass in civil services. Top brass in civil services. इसमें लिखिए merit. Within this merit. और ये important debate है because देखिए spoil system नहीं है, लेकिन ये debate अभी भी चलती है. क्या politicians को जैसे courts भी बहुत बार comment करते हैं कि आप जैसी सरकार बदलती है और ऑफ सडन आप IAS IPS का ट्रांसफर करने लग जाते हैं, गलत चीज़ है. और मैं क्वेश्चन ही आता है कोर्ट्स को किसने बोला इंटरव्यू करने को? हर चीज़ पर आप मॉरल जजमेंट मत बना करो, चौधरी मत बना करो हर चीज़ के. जैसे अभी एक केस आया, बहुत अच्छा केस है, आप फ्री पीस का, सबको पता है रेवड़ी कल्चर जो चल रहा है. तो इन दैट देयर इज अ पर्टिकुलर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उसकी क्लिप बहुत वायरल हो रही है. किसी ने देखी है? तमिलनाडु का, कर्नाटक का, प्लीज चेक इट आउट. मेरे ख्याल में तमिलनाडु का, हाँ तमिलनाडु का, यस. नहीं देखी किसी ने? बहुत जी देखते नहीं हो, ठीक है. तो इन दैट द आर्गुमेंट देयर वाज राहुल कनवल, आई थिंक उसका नाम है, जो इंडिया टुडे पे है पत्रकार. ही आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि सरकार रेवड़ी कल्चर प्रधानमंत्री ने बोला है और तमिलनाडु इज फेमस फॉर इस फ्रीबीज कहना गलत होगा, वेलफेयर. वहीं से स्टार्ट हो रहा है मिड डे मील बहुत से वहाँ पे अम्मा कैंटीन हुआ करती थी. अम्मा कैंटीन ममता उसने स्टार्ट की थी यार, अम्मा कैंटीन बहुत अच्छा है यार. 2-3 रुपये में खाना मिलता है. इमेजिन कीजिए एक वर्कर जो 100 रुपये कमाता है दिन के, उसमें 2 रुपये में खाना मिल जाए तो कितना पैसा बचेगा. इट वॉज अ वेरी इनोवेटिव आइडिया. वेलफेयर स्कीम में तमिलनाडु का कोई पैरेलल नहीं है. तो द थिंग इज बेसिकली ही वाज प्रेजेंटेड दिस आर्गुमेंट कि सरकार कह रही है ये, तो ही गेव अ वेरी ब्यूटीफुल रिप्लाई. प्लीज जाके देखिएगा एक बार, वेरी गुड रिप्लाई. इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी में क्या जरूरी होता है. पहला में उसने जवाब दिया कि पहला उसने बोला कि आई क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट, आपको किसने चौधरी बनाया इस केस का? आप अगर न्याय इंश्योर करना मैं समझता हूँ, लेकिन आपने कमेटी को अपॉइंट. इट्स अ कवर्नेंट समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट. इट्स अ कवर्नेंट बिटवीन अस एंड द पीपल. हमने वादा किया, उन्होंने चुना. दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स. आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अगर उन्हें पसंद नहीं है, अगली सरकार हटा देंगे हमारी. दे विल जज अस बाय आवर एबिलिटी टू फुलफिल द प्रॉमिस. सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुप्रीम कोर्ट पर कहती मत मारता. फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर बोला कि हमने वो क्लिप सुनी है, हम उसका देखेंगे. बेसिकली मैंने बस पॉइंटेड टू हिम, तो लगा हमने वो देखी है, ऐसा नहीं है कि हम देख नहीं रहे. बट आई ऑल्सो बिलीव सुप्रीम कोर्ट का रोल गलत था. सुप्रीम कोर्ट का रोल सिर्फ वाकई में गलत था. आपको ये रोल नहीं निभाना चाहिए. लेट दिस डिसीजन बी एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट, पीपल्स कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट नहीं, पीपल्स कोर्ट. अगर उन्हें प्रॉब्लम है फ्री बीस से तो वो फैसला दे देंगे, ठीक है. तो वहाँ पे थोड़ा गलत था. तो बेसिकली स्पीच को देखिएगा, ही हैज मेड वेरी गुड आर्गुमेंट. एक तो ये आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट ही प्रेजेंटेड दैट व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ओपिनियन. केंद्र सरकार ने बोला रेवड़ी कल्चर आप मानने लगे. ही सेड तमिलनाडु इज द स्टेट जो कम पैसा लेती है, केंद्र को 1 रुपया देती है तो 30 या 35 पैसे से वापस मिलते हैं. तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सचेकर एंड हु आर लूटिंग द यूनियन एक्सचेकर्स, यूपी बिहार. ठीक है, यूपी बिहार अगर 1 रुपये देती है तो 10 ले लेती है. ठीक है, बिहार 100 रुपया में 213 रुपया लेती है. ये देखो हिसाब किताब का पक्का है व्यक्ति. ठीक है, but his देखिए सीधी सी बात है, that's the beauty of a democracy and that's the beauty of a federal system. We are a happy family.
तो हमारे कुछ निकम्मे जैसे होता है ना, निकम्मे भाई बहन होते हैं, माँ बाप मान ले केस का माँ बाप की तरह है, तो कुछ निकम्मे बच्चे होते हैं और कुछ होनहार बच्चे होते हैं। तो होनहार बच्चों से थोड़ा सा पैसा लेके निकम्मों को दिया जाता है। दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। हमारे जो निकम्मे बच्चे हैं यूपी बिहार मध्य प्रदेश टाइप की स्टेट्स, मध्य प्रदेश ठीक ठाक है, यूपी बिहार राजस्थान, यूपी बिहार झारखंड इसका जो भी है मतलब ये हमारे काउ बैग, तो देहार वो हमारे बिगड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है, उनको सुधारने की कोशिश है। तो ठीक है, वर्क ऑन प्रोग्रेस है। इसमें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी डिबेट होती थी। एक डिबेट है इकोनॉमिक सर्वे ने भी की थी, जो ये मैं आपको टर्म बता रहा हूँ ना, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स में आरआरटी। अभी भी इकोनॉमिक्स पे डिबेट होता है सर? अरे होता है, इंटेलेक्चुअल सर्कल में होता है, मीडिया में ना होता, ठीक है। तो the thing that I was referring is, it is called RRT, redistributable resource transfer. It means the net of the state contribution minus what they get back. तो इस केस में RRT में एक टर्म कॉइन की थी इकोनॉमिक सर्वे ने, RRT कर्ज। RRT कर्ज, इकोनॉमिक सर्वे हैज फाउंड जिन स्टेट्स को केंद्र ज्यादा पैसा देती है वो और बिगड़ते हैं। फैमिली में देखिए, जो बच्चा निकम्मा है उसे माँ बाप अगर मदद करते रहेंगे तो कभी काम नहीं करेगा, तो यार मम्मी पापा तो नहीं और भाई तो आइए तो नहीं गया, क्या हो, मैं क्यों काम करूँ, लेट हिम वर्क और हर वर्क, ठीक है। तो दैट वाज द लॉजिक दे फाउंड। आरआरटी इज द जेन्युइन फीलिंग द स्टेट्स वो बेटर परफॉर्मिंग, वो स्टेट को केंद्र को पैसा देती है एंड द केंद्र यूज दैट मनी फॉर द स्टेट व्हिच आर वर्स्ट परफॉर्मिंग, ठीक है। तो आरआरटी का वाला लॉजिक है। अगेन रेवड़ी कल्चर का पढ़िएगा, प्लीज गो एंड वॉच दैट स्मॉल क्लिप, आई थिंक 2 या 3 मिनट के, वेरी गुड।